वेलकम टू आकाश नागर्स चैनल। आज की हमारी फिल्म है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, जो कि 2025 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रेन की पटरी को दिखाते हुए। यह समय था 1969 का, जहां हम एक कार में आइरिस और पॉल को देखते हैं। पॉल ने आइरिस की आंखों पर स्कार्फ बांधा होता है क्योंकि वो उसे एक सरप्राइज विजिट पर ले जा रहा था। फिर दोनों स्काई व्यू नाम के एक रेस्टोरेंट टावर के पास पहुंचते हैं, जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी है। पॉल आइरिस की आंखों से स्कार्फ हटाता है और आइरिस टावर के सामने स्टंट खड़ी बस उसे देखती ही रह जाती है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा 494 फीट बनाया गया टावर है और बहुत शानदार नजर आता है। यह देखकर आइरिस बहुत खुश थी, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई होती है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। फिर वो दोनों टावर के अंदर जाने के लिए एक लिफ्ट में जाते हैं, जो कि सीधा ऊपर तक जाती है। दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक फाउंटेन के अंदर से कॉइन चुरा रहा होता है। ये देखते हुए एक गार्ड उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता कि ये करना बैड लक लाता है। ये सुनकर बच्चा वहां से चला जाता है। यहाँ आइरिस और पॉल लिफ्ट के अंदर जाते हैं, जहां टावर का एक स्टाफ एक्साइटमेंट के साथ सबको बता रहा होता है कि ये अब तक की सबसे ऊंची लिफ्ट है और यह टावर 9000 टन तक का वजन सह सकता है। और तो और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह टावर अपने निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। यह बात सुनकर आइरिस और मुझे कुछ तो गड़बड़ है दया जैसी फीलिंग होने लगी। खैर, फिर ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और नाच गा रहे होते हैं। फिर पॉल रिसेप्शनिस्ट से अपनी रिजर्वेशन टेबल का पूछता है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है, जिससे पॉल अपसेट हो जाता है और फिर आइरिस के लिए शैंपेन लेने जाता है। और वही आइरिस एक किनारे पर जाकर टावर से नीचे झांकने लगती है। पॉल आइरिस के पास आता है और उसे घबराया हुआ देखता है क्योंकि आइरिस को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाती है और यहीं जब लोग नाच गा रहे होते हैं, तभी एक बार टेंडर एक शैंपेन की कैप खोलता है, जो कि वहीं ऊपर लगे एक झूमर से टकराता है और उससे एक पॉइंटेड पीस टूटकर नीचे गिरता है, जिससे कि वहां का फर्श जो कि कांच का बना हुआ था उसमें दरार आ जाती है। और वहीं नीचे टावर के जॉइंट्स को दिखाते हैं जो कि हिल रहे थे और उसमें से कुछ बोल्ट बाहर निकल जाती हैं, जिससे ये समझ आ जाता है कि स्काई व्यू टावर जो कि 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था, उसका जल्दी बनने का क्या नतीजा होने वाला है। अब यहाँ आइरिस वॉशरूम में वॉमिट करने लगती है, जिसे देखकर यहाँ की परफॉर्मर सिंगर जो कि अपने बेटे के साथ थी, आइरिस से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछने लगती है। ये सुनकर आइरिस पहले तो मना करती है, फिर उसे बता देती है कि उसका दूसरा महीना चल रहा है, जो कि उसने पॉल को नहीं बताया था, जिसे सुनकर वह औरत उसे ब्लेसिंग्स देते हुए वहां से अपने बेटे के साथ चली जाती है। इसके बाद हम आइरिस और पॉल को देखते हैं जो कि टावर के ओपन स्पेस में आ जाते हैं और यहाँ पॉल आइरिस को प्रपोज कर देता है। ये देखकर आइरिस बहुत खुश होती है और वो अपने प्रेगनेंसी के बारे में पॉल को बता देती है, जिससे पॉल को भी बहुत खुशी होती है, जो देखकर आइरिस थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि पॉल गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर पॉल आइरिस को एक रिंग पहनाता है जो कि थोड़ा टाइट थी, लेकिन आइरिस कहती है कि नहीं, ये ठीक है। अब यहाँ हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि ऊपर से कॉइन फेंक रहा था, लेकिन गार्ड उसे देख लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, इतनी ऊपर से कॉइन फेंकोगे तो कोई मर भी सकता है। खैर, फिर भी ये पप्पू कॉइन्स को नीचे फेंकता है, जिससे एक कॉइन हवा के प्रेशर से टावर के वेंट्स में घुस जाता है और वहीं एक फैन में फंस जाता है। इधर आइरिस, पॉल और बाकी सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि जो फर्श पर दरार थी वो भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन तभी आइरिस को कुछ गड़बड़ी का एहसास होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, फर्श का कांच टूट जाता है और काफी लोग इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कॉइन फैन से निकलकर एक गैस पाइपलाइन से टकरा जाता है, जिससे वहां गैस लीक होने लगती है। इधर पॉल भी एक टूटे हुए कांच के सहारे लटका हुआ था, जिसे बचाने की आइरिस खूब कोशिश करती है, मगर वो कांच टूट जाता है और पॉल भी मर जाता है। अब यहाँ टावर के जॉइंट्स भी टूट गए थे और इधर एक लेडी पर आग लग जाती है, जिससे वह इधर उधर भागने लगती है और भागते भागते वो एक वेंट के पास आती है, जहाँ से गैस लीक हो रही होती है, जिससे वहाँ एक धमाका हो जाता है और जो सिंगर थी वो भी आइरिस के सामने जलकर मर जाती है, लेकिन उससे पहले वो अपने बच्चे को एक बॉक्स में छुपा देती है। फिर टावर के जॉइंट्स टूटने की वजह से टावर एक तरफ गिरने लगता है, जिससे सभी लोग एक तरफ गिरते हैं जो कि टावर पर लगे कांच की विंडोज में फंस जाते हैं। लेकिन वो कॉइन जो कि झूमर पर फंसा हुआ था, वो नीचे पियानो पर गिरता है, जिससे पियानो विंडोज को तोड़ता हुआ लोगों के साथ नीचे गिर जाता है। अब दूसरी तरफ कुछ लोग लिफ्ट से जाने की सोचते हैं, लेकिन उसमें ओवरवेट होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर कुछ लोग सीढ़ियों से जाते हैं और सीढ़ियां भी टूट जाती हैं, उनमें कोई नहीं बचता।
अब सिर्फ यही बच्चा टावर से सही सलामत हंसता हुआ ये सोचकर बाहर आ रहा था कि वो बच गया है, लेकिन तभी वो पियानो स्पू के ऊपर गिर जाता है और उसकी आत्मा को अब अच्छे से समझा देता है कि बैड लक क्या चीज होती है, जो कि इसने उस कॉइन के रूप में फाउंटेन से चुराया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम देख पाते हैं आइरिस जो कि बच गई थी, उसे उस सिंगर का बेटा मिलता। अब आइरिस और वो बच्चा टावर के साथ गिरने लगते हैं, लेकिन तभी आइरिस की रिंग कुछ खांचों के बीच फंस जाती है, जिससे वो दोनों टावर से लटक जाते हैं। रिंग टाइट होने की वजह से आइरिस की फिंगर से नहीं निकलती, जिस वजह से आइरिस की फिंगर की स्किन ही उससे अलग हो जाती है और वो दोनों भी नीचे गिरकर मर जाते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक लड़की जिसका नाम स्टेफनी है, उसे आइरिस और उसके साथ हुए डिजास्टर का सारा खौफनाक सपना बार बार आता था। फिर वो रात को अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि जो औरत उसे दिखती है वो उसकी नानी आइरिस है, जिससे वो आज तक नहीं मिली। फिर भी उसे ये सपने आते हैं, और आइरिस के साथ क्या हुआ था और ऐसे सपने उसे क्यों बार बार आते हैं, इसका जवाब जानने के लिए वो अगले दिन अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपने भाई और पिता से मिलती है। आइरिस की बेटी यानी स्टेफनी की माँ डार्लिन उन्हें छोड़कर घर चली गई थी जब वो 10 साल की थी, इसलिए वो अपने पिता से आइरिस के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पिता उसे ज्यादा कुछ नहीं बताते। इसलिए वो अपने भाई चार्ली के साथ अपने मामा हावर्ड के घर जाती है, जहाँ उसके कजिन्स भी थे। अब स्टेफनी अपने मामा से आइरिस और उन हादसों के बारे में पूछती है, जिस पर उसके मामा उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। पूज्य मामा जी बताते हैं कि आइरिस पागल हो चुकी थी और अजीब अजीब सी बातें करने लगी थी, और यहाँ तक कि उसने खुद को और कुछ लोगों को एक जगह पर कैद कर लिया था, जिस वजह से उसके बच्चों को उससे अलग करना पड़ा। और इसके बाद भी आइरिस नहीं रुकी, उसने हमारा पता लगाया और हमें लेटर्स और डिस्टर्बिंग पिक्चर्स भेजने लगी, जिस वजह से हमने उससे कनेक्शन ही तोड़ दिए। फिर मामा उसे भी आइरिस की बातें करने से मना कर देता है और उससे दूर ही रहने को कहता है, और यह भी बताता है कि शायद वो अब भी जिंदा है। लेकिन स्टेफनी को तो उन हादसों और आइरिस के बारे में जानना था, इसलिए वो आइरिस का पता निकालकर उससे मिलने एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाती है, जो कि हम देख पाते हैं कि बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी में था और एक बंकर जैसा था। आइरिस बंकर के अंदर से सीसीटीवी कैमरास के जरिए बाहर नजर रखती थी, जहां अपने गेट पर वो स्टेफनी को देखती है और उसके बारे में पूछती है, फिर उसे बिना चाबी और मोबाइल के अंदर आने को कहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका सीधा सीधा कारण था फाइनल डेस्टिनेशन में होने वाली दर्दनाक मौत, जो कि आइरिस नहीं चाहती थी कि बाहर की कोई भी ऐसी चीज उस तक पहुंचे। अब स्टेफनी आइरिस से उन हादसों के बारे में पूछती है तो आइरिस बताती है कि वो हादसे कभी हुए ही नहीं थे, बल्कि वो सब हादसे होने से पहले ही उसे उस हादसे का विजुअल आ चुका था, जिस वजह से उसने उन सब की जान पहले ही बचा ली थी। जो कि डेथ को ये बात पसंद नहीं आई, यानी ये जो एंटिटी है वो डेथ ही है। उसके मुताबिक जितने लोग बच गए थे उन्हें तो मर जाना चाहिए था, इसीलिए आगे चलकर वो सभी लोग किसी न किसी तरह से मरते गए। और आइरिस जो कि पॉल को भी बचा नहीं पाई, उसे भी डेथ ने मारने की कोशिश की, लेकिन आइरिस ने काफी कुछ रिसर्च कर लिया था, जिससे डेथ के प्लान, उसके तरीके, वो सब समझ गई है। और इतने रिसर्च के बाद उसने एक किताब तैयार की होती है कि डेथ किस तरह से लोगों को मार सकती है, जैसा कि आइरिस ने डेथ को चीट किया था, तो अब वो उसकी पूरी ब्लड लाइन को खत्म करना चाहती है। ये सब बातें सुनकर स्टेफनी की तो टाइट हो जाती है और वो वहां से खिसकने लगती है, लेकिन आइरिस जानती थी उसकी ब्लड लाइन खतरे में है, इसलिए वो स्टेफनी को किताब देने लगती है। स्टेफनी घर से बाहर निकल जाती है। अब आइरिस जानती थी कि अगर वो घर से बाहर निकली तो मर जाएगी, लेकिन स्टेफनी को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए वो बाहर निकल जाती है और उसे किताब देते ही डेथ उसका काम तमाम कर देती है। आइरिस आज नहीं तो कल मर ही जाती और फिर उसे अभी कैंसर भी था, जिसके बाद फिर उसकी ब्लड लाइन एक एक करके खत्म हो जाती। अब आप समझ ही गए होंगे कि आइरिस ने क्यों अपना सैक्रिफाइस किया। खैर, अब यहाँ आइरिस का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ आइरिस की बेटी डार्लिन भी आ गई होती है, जिसे देखकर स्टेफनी खुश नहीं होती और वो उससे कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। और फिर स्टेफनी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन स्टेफनी अपने घर पर होती है और उसके मामा के घर डार्लिन भी आई होती है। और जब स्टेफनी अपने घर पर थी तो उसका ध्यान जाता है आइरिस की दी हुई किताब पर। वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें अंदर वही बच्चे वाला कॉइन चिपकाया होता है, जिसकी वजह से स्काईव्यू टावर का हादसा होने वाला था, जो कि कभी हुआ ही नहीं। फिर जैसे जैसे पेज खुलते हैं वैसे वैसे हम देख पाते हैं वो सभी मौत के तरीके जो अब तक की सभी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में हमें दिखाई गई थी, जैसे प्लेन वाला हादसा, लकड़ी वाले ट्रक का एक्सीडेंट और बाकी सभी पार्ट्स।
यानी बाकी मूवी में सारे ही पार्ट्स की जड़ इस ब्लड लाइन मूवी से जुड़ी हुई थी, यानी कि स्काई व्यू टावर का हादसा जो कि कभी हुआ ही नहीं, यानी जिन लोगों को मर जाना चाहिए था वो सब आयरिस की वजह से बच गए थे। इसीलिए डेथ उन सभी लोगों की ब्लड लाइंस को फाइनल डेस्टिनेशन की हर मूवी में खत्म कर रही थी। अब हम देखते हैं कि की पार्टी के टाइम एक ग्लास पीस बर्फ में चला जाता है और दूसरी तरफ ट्रैम्पोलिन के नीचे एक गार्डनिंग टूल था। ट्रैम्पोलिन में स्टेफनी के कजिन्स उछल रहे होते हैं, जो कि डार्लिन उन्हें रोकते हुए नीचे से वो टूल हटा लेती है। फिर हम देखते हैं स्टेफनी को कुछ आभास होता है और जल्दी से हावर्ड के घर पार्टी में पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, डेथ अपना काम कर चुकी थी। यहाँ एक बोतल वाटर पंप के ऊपर गिरती है जिससे वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसका पानी एक पाइप से बाहर ना निकल पाने पर जमा होने लगता है और उससे कुछ शार्प टूल्स हिलने लगते हैं। अब हम देखते हैं जो ग्लास पीस था वो एक ड्रिंक से नीचे गिर जाता है और हावर्ड को नहीं दिखता और उसके ऊपर अपना पैर रख देता है और ग्लास उसके पैर के आर पार हो जाता है और वो दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है। तभी गार्डन टूल्स पानी के प्रेशर की वजह से एक ग्रास कटर के स्टार्ट बटन पर गिर जाते हैं, जिससे वह उछलता हुआ सीधा हावर्ड के चेहरे के ऊपर चल जाता है और हावर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद हावर्ड का फ्यूनरल मनाया जाता है। और यहाँ स्टेफनी अब एक्शन में आती है और पूरी की पूरी किताब पढ़ डालती है, जिसमें उसे एक बंदे का नाम मिलता है जो था जेबी। जी हाँ दोस्तों, वही जेबी जिसे हमने बाकी के फाइनल डेस्टिनेशन में भी देखा है। स्टेफनी को पता चलता है कि वो किसी सर्वाइवर से मिला था। इसके बाद स्टेफनी अपना एक फैमिली ट्री बनाती है, जैसे कि आइरिस और पॉल, उनके बच्चे हावर्ड और डार्लिन, फिर हावर्ड के बच्चे एरिक, जूलिया, बॉबी और डार्लिन के स्टेफनी और चार्ली। स्टेफनी अपनी फैमिली को यह समझाती है कि उस दिन स्काई व्यू टावर पर सबको खत्म होना था जिन्हें भी आइरिस ने बचाया था, जिससे डेथ का काम अधूरा रह गया। इसलिए अब वो एक एक करके उन विक्टिम्स को क्लेम कर रही है। और जरूरी बात यह थी कि जो बच गए थे उन्होंने अपनी फैमिली ट्री बना ली थी, जो कि कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए अब डेथ सबको खत्म करके अपना काम पूरा कर रही है और ये काफी सालों से होता आ रहा है, यानी 1969 से। इसलिए अब डेथ आइरिस की ब्लड लाइन को खत्म कर रही है। स्टेफनी बताती है कि डेथ एक ऑर्डर वाइज ही अपना काम करती है, जैसे कि हावर्ड सबसे बड़ा था तो अब उसके बच्चे एरिक, फिर जूलिया और फिर बॉबी। उसके बाद बारी आएगी डार्लिन की, फिर स्टेफनी और फिर चार्ली। अब स्टेफनी की ये बातें सुनकर कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और आइरिस की तरह उसे भी पागल समझने लगते हैं, जिससे स्टेफनी बहुत परेशान हो जाती है और वैसा ही फील करने लगती है जैसा आइरिस किया करती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एरिक पर, जहां वो अपनी शॉप पर बैठा अपने हाथ पर अपने पिता का टैटू बना रहा होता है और जोर जोर से गाने सुन रहा होता है, जिस वजह से म्यूजिक बेस के ऊपर रखा सामान नीचे गिर जाता है, जिससे एक केमिकल की बोतल गिर जाती है और केमिकल बाहर गिरने लगता है। तभी ऊपर लगे फैन की एक चेन निकलकर चार्ली की नाक में लगी पियर्सिंग में फंस जाती है, जिसे वो निकालने की काफी कोशिश करता है। लेकिन फिर हम शॉप के बाहर से देख पाते हैं कि केमिकल के आग पकड़ने से पूरे शॉप में आग लग जाती है। इधर स्टेफनी काफी घबराई हुई होती है और वो चार्ली के पास आती है और उसे लेके एरिक को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे एरिक मिल जाता है, जो कि शॉप के हादसे से बच गया था। फिर स्टेफनी उसे संभल कर रहने का कहती है, जिसे वो सीरियस नहीं लेता। तभी जूलिया भी वहां आती है, वो भी उसे इग्नोर करते हुए आगे चल देती है। जहां बस तभी जूलिया को एक बॉल आकर लगती है, जिससे वो ट्रक के ट्रैश बिन में गिर जाती है और ट्रैश ट्रक उस बिन को अपने अंदर डाल देता है। अब स्टेफनी जूलिया को बचाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं बचा पाती और जूलिया भी खत्म हो जाती है। फिर यहाँ घर पर जूलिया की मौत से सभी परेशान थे और स्टेफनी बताती है कि उसने सबको डेथ का ऑर्डर प्लान बता दिया, इसलिए शायद डेथ ने अपना ऑर्डर ही बदल दिया। लेकिन एरिक की माँ कहती है कि ऐसा नहीं है। दरअसल एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है, बल्कि उसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर था, जिससे एरिक का जन्म हुआ था। जूलिया हावर्ड की पहली संतान थी, इसलिए वो मर गई और एरिक बच गया। ये बात जानकर एरिक और ज्यादा दुखी हो जाता है कि हावर्ड उसके पिता नहीं थे। फिर स्टेफनी बताती है कि अब बॉबी का नंबर है और किताब में कुछ नंबर्स हैं, जिससे डेथ को चीट करने का तरीका बताया गया है और इसके लिए उन्हें जेबी से भी मिलना होगा। जहां डार्लिन बताती है कि आइरिस के किसी लेटर में उसने ये पढ़ा था कि जेबी किसी हॉस्पिटल में काम करता है। अब वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं, जहां सेफ रहने के लिए बॉबी भी उनके साथ चलने की जिद करता है। ये देख एरिक भी उनके साथ चला जाता है। फिर रास्ते में डार्लिन स्टेफनी से कहती है कि बचपन से ही उसने आइरिस को डर डर के जीते देखा है, जिस वजह से उसे स्टेफनी और चार्ली की भी मौत की चिंता लगी रहती थी और वो नहीं चाहती थी कि जैसा उसका बचपन बीता है वैसे ही उसके बच्चों का भी बीते, इसलिए वो उनसे दूर हो गई। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां हम देख पाते हैं जेबी को, और यही वो बंदा है जिसे हम बाकी के पार्ट्स में भी देख चुके हैं।
खैर जेबी अब सबको ये रिवील करता है कि दरअसल वो उसी सिंगर का बेटा है जिसे आइरिस ने बचाया था। और जब वो आइरिस से मिला और दोनों ने डेथ के ऊपर रिसर्च करी, जिसके बाद दोनों को ही कैंसर हो गया। काफी समय बाद उन्हें ये मालूम लगा कि डेथ से बचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि किसी को मार दो जिससे उसकी जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी, और दूसरा ये कि खुद को ही मार दो। और जेबी बताता है कि वो एक ऐसी लड़की से मिला था जिसने खुद को मार दिया था, फिर उसे मेडिकल केयर से बचा लिया गया था, जिस वजह से डेथ का क्लेम भी हो चुका था और वो डेथ साइकिल से भी बाहर हो चुकी थी। ये बताकर जेबी वहां से चला जाता है। अब यहाँ स्टेफनी सोच ही रही थी क्या करे कि तभी एरिक बॉबी को अपने साथ लेके चला जाता है और उसे अपना प्लान बताता है कि अगर वो पीनट बटर खा ले जिससे कि उसे एलर्जी थी तो वो मर जाएगा, जिसके बाद वो एंड मोमेंट पे उसे भी मेडिकल केयर से बचा लेंगे जिससे डेथ साइकिल टूट जाएगी। अब ये लोग एक मशीन से पीनट बिस्किट निकाल रहे होते हैं जो कि फंस जाता है, जिससे एरिक गुस्से में मशीन को पंच मारता है, जिससे मशीन का कांच थोड़ा टूट जाता है पर बिस्किट बाहर नहीं आता, जिससे अब वो मशीन को ही टेढ़ा करके बिस्किट निकाल लेते हैं, लेकिन उससे मशीन की स्प्रिंग ही बाहर निकल जाती है। अब दोनों एक एमआरआई रूम में जाते हैं जहां गलती से उनसे मशीन ऑन हो जाती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिस वजह से एरिक की बॉडी में हर जगह से पियर्सिंग उखड़कर मशीन की ओर खींचने लगती है। तभी उसके पीछे रखी एक चेयर भी मशीन की ओर जाती है। चेयर और मशीन के बीच एरिक की हड्डियां चटकते हुए एक दर्दनाक मौत हो जाती है। हॉस्पिटल के अंदर रखी काफी सारी चीजें एमआरआई रूम की तरफ जाते देख एक नर्स भागकर आती है और उस रूम का दरवाजा जैसे ही खोलती है, बाहर लगी मशीन से वो टूटी हुई स्प्रिंग सीधा अंदर आके बॉबी के सर को चीरते हुए आर पार हो जाती है, जिससे वो भी वहीं खत्म हो जाता है। अब जब स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन अपने सामने इन लोगों को खत्म होते देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और कुछ सोच समझकर ये डिसाइड करते हैं कि डार्लिन उस बंकर में जाके रहेगी जहां आइरिस रह रही थी, क्योंकि वहां वो कई सालों तक डेथ को धोखा देकर बची हुई थी। फिर वे तीनों निकल पड़ते हैं बंकर की तरफ। इधर हम उस कॉइन को देखते हैं जो कि गिर गया था और उसे एक बूढ़ी औरत उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं स्टेफनी को। ये लोग बंकर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इधर गेट सिक्योरिटी रीजन से लॉक था, जिसे वो लोग अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर तोड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से वहां गेट की लाइट पर लगी एक इलेक्ट्रिक केबल भी टूट जाती है और उससे स्पार्क होने लगता है। अब जब वे लोग गाड़ी से उतरते हैं तो स्टेफनी की सीट बेल्ट अटक जाती है, जिससे वो गाड़ी में ही फंस जाती है। अब वो डार्लिन को जल्दी से बंकर के अंदर जाने को कहती है, जिससे वो सब सेफ रह सके, लेकिन तभी उस बंकर के अंदर कोई पिन टूटकर एक सिलेंडर पर गिरती है, जिससे उसकी गैस लीक होने लगती है और इधर केबल की स्पार्क के संपर्क में आते ही वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा बंकर तबाह हो जाता है और उनकी गाड़ी पलटकर एक पानी से भरे गड्ढे में चली जाती है, जिसमें स्टेफनी डूबने लगती है। तभी धमाके की वजह से इधर डार्लिन के ऊपर एक बड़ा सा पिलर गिर जाता है, जिससे वो वहीं खत्म हो जाती है और इधर चार्ली स्टेफनी को बचाने के लिए एक कटर लेके आता है, लेकिन उससे पहले ही स्टेफनी पानी में छटपटाते हुए बेहोश हो जाती है, जिसे देख चार्ली जल्दी से उसकी सीट बेल्ट को काटकर उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। फिर उसे बचाने के बाद उसे बताता है कि वो मर चुकी थी, जिसके बाद उसने स्टेफनी को फिर से जिंदा किया है, यानी जिसकी वजह से अब डेथ साइकिल टूट चुकी है। फिर वो दोनों डार्लिन को खोने से बहुत दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद वे लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जिस गाड़ी में ये लोग बंकर तक गए थे वो डार्लिन की थी और जिसकी सीट बेल्ट अटक गई थी, यानी वो अब डार्लिन के साथ ही होना था, लेकिन स्टेफनी उसकी जगह बैठी थी और वो मर गई थी, जिसके बाद चार्ली ने उसे बचा लिया और इसके साथ उन्होंने भी डेथ को चीट कर लिया था। खैर फिर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि कुछ खरीद रही थी और जब अपने पर्स से पैसे निकालती है तो वो कॉइन उसके पर्स से गिरकर एक ट्रेन की पटरी पर अटक जाता है। ये वही पटरी है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी और पूरी मूवी में ये कॉइन ही सबकी मौत की वजह बना है। इसका मतलब अभी भी कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि चार्ली और स्टेफनी से मिलने एक डॉक्टर आता है और ये बताता है कि स्टेफनी उस रात मरी नहीं थी बल्कि सिर्फ बेहोश हुई थी, क्योंकि मरने पर उसकी सांस और दिल की धड़कन दोनों रुक जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि डेथ साइकिल अभी खत्म नहीं हुई और कभी भी वो इनके पास आ सकती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, हम देखते हैं कि एक ट्रेन उस पटरी से गुजर रही होती है जिस पर कॉइन फंस गया था और इस वजह से ट्रेन पटरी से उतरकर सड़क पर फिसलती हुई स्टेफनी और चार्ली की ओर चली जाती है, जिससे बचने के लिए दोनों जी जान लगाकर दौड़ते हैं, लेकिन ट्रेन के डिब्बे से कुछ लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे इनके ऊपर उछलकर गिर जाते हैं, जिसके नीचे इन दोनों की एक ब्रूटल तरीके से क्रश होने से मौत हो जाती है, जो कि बड़ी ही भयानक मौत थी। फिर मूवी का अंत हमें कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाते हुए होता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि डेथ साइकिल अभी भी जारी थी और जो भी स्काई टावर में बच गए थे, जिनकी फैमिली ट्रीज बन चुकी थी, डेथ
उन सबको एक एक करके अपने अनोखे तरीकों से खत्म कर रही होती है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ ही गए